बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। बोने की अंगूठी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। बोने की अंगूठी। जमाना गुजरा, किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लाला रुख था। वो 15-16 साल की एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत बाअखलाक और हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाली लड़की थी। लाला रुख घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी और मुर्गियों और बकरियों की देखभाल भी करती थी। वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चुराने के लिए ले जाती थी। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खाने लगती और लाला रुख किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती और इस बात का ध्यान रखती कि कोई बकरी ज्यादा दूर ना निकल जाए। इससे जंगल में जाकर उसकी खुली फिजा में बकरियों को चुराने में बड़ा मजा आता था। एक दिन सूरज ढलने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल से घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में उसे जमीन पर कोई चमकीली चीज नजर आए। उसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी चढ़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद इसे वो शख्स नजर आ जाए जिसकी ये अंगूठी थी, मगर आसपास कोई भी ना था। इसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पिल्लों में बांध लिया और सोचा कि अगर इस अंगूठी का मालिक कभी मिल गया तो वो उसे इसके हवाले कर देगी। इसके बाद वो फिर बकरियों को हाँकती हुई घर की जानिब चल पड़ी। अभी वो घर से कुछ फासले पर थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक छोटा सा बोना बैठा नजर आया। इसके चेहरे पर उदासी थी और वो बहुत परेशान नजर आता था। लाला रुख उसके पास आकर बोली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप कुछ फिक्रमंद लग रहे हैं। बोने ने एक आह भरी और उदास लहजे में बोला, तुम तो क्या, मेरी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जमीन है, वो न जाने मेरी जेब से कहाँ गिर गई है। जब मैं झोंक कर दरिया से पानी पी रहा था तो हो सकता है वो दरिया में गिर पड़ी हो। इसकी बात सुनकर लाला रुख हंस पड़ी। कहीं आपकी अंगूठी तो नहीं खो गई है? उसने हंसते हुए सवाल किया। इसकी बात सुनकर बोना मारे हैरत के उछल पड़ा। लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अंगूठी खो गई है? उसने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ दूर जमीन पर से एक अंगूठी मिली थी और मैंने आपकी बातों से अंदाजा कर लिया था कि ये आप ही की होगी। लाला रुख ने अपनी ओढ़नी के पल्लों से अंगूठी निकालकर बोने के हवाले करते हुए कहा। बोना खुश हो गया। इसने अंगूठी लेकर एहतियात से अपनी जेब में रख ली और लाला रुख से बोला, ये एक बहुत ही कीमती अंगूठी है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम एक अच्छी और नेकदिल लड़की हो और तुम्हारे दिल में जरा सा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये अंगूठी मैंने अपनी प्यारी बीवी को तोहफे में देने के लिए ली थी। मैं खुश हूं कि आपकी अंगूठी आपको मिल गई है, लाला रुख ने कहा। बोने ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और अपने थैले में से चांदी की एक डिबिया निकालकर उसे लाला रुख को देते हुए बोला, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर की खिड़की के नीचे से मुझे ये डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर उसे जमीन में बो देना। हो सकता है इसमें से ऐसा दरख्त निकल आए जिसमें सोने चांदी की अशरफियां लगती हों। अगर ऐसा हो गया तो मजे आ जाएंगे। तुम अमीर हो जाओगी। लाला रुख ने डिबिया लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया। बोने ने अपने मुंह में दोनों हाथों की एक एक उंगली डालकर जोर से सीटी बजाई।
सीटी की आवाज़ सुनते ही सामने की झाड़ियों में हलचल सी मची और उनमें से बोने से कुछ बड़े कद का एक घोड़ा निकलकर आया और उसके पास खड़ा होकर हुनहिनाने लगा। इसके मुंह में घास दबी हुई थी जिसे वो मज़े ले लेकर खा रहा था। बोने ने लाला रुख को खुदा हाफिज कहा और अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर लम्हा भर में ही नजरों से ओझल हो गया। लाला रुख खुश खुश घर आए। घर आकर उसने बकरियों को उनके खूंटों से बांध दिया। फिर उसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर जमीन खोदी और इसमें वो जादू का बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद इसने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया और अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद इसका बाप भी खेतों पर से घर लौट आया। रात हो गई थी। उन्होंने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तरों पर लेट गए। अगली सुबह जब लाला रुख उठी तो इसने इस जगह जहां बीज बोया था वहां एक मटर का पौधा देखा। लाला रुख को बहुत हैरत हुई। एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा जमीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत इसे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाख में एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वो समझ गई कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। इसने जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और उसे छेल कर देखने लगी। इसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। लाला रुख डरपोक लड़की नहीं थी इसलिए वो इस अजीबो गरीब छोटे से लड़के को देखकर जरा भी नहीं डरी। इसने जल्दी से इस लड़के को फली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और इसे गौर से देखने लगी। लड़के ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? इसने हैरत से आंखें झपकाते हुए पूछा। शायद मैं देवों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं देव नहीं हूँ, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे से हो। लाला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस नन्हे लड़के को देखकर खुश हो गई थी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लाला रुख ने कहा। तुम क्या खाओगे? मुझे बता दो। जो की रोटी और मक्खन तो तुम खा नहीं सकोगे। जो की रोटी तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। बना तो मैं लूंगी मगर इसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है, लाला रुख ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। लाला रुख लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और उसके मुतालिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर उसकी माँ डर गई। इतना छोटा सा लड़का तो इसने कभी देखा ही नहीं था। इसका खौफ महसूस करके लड़के का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला। आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर गई हैं मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी अब से नहीं डरा। हा हा हा। लड़का था तो छोटा सा मगर बातें मजे की करता था। इसकी बात सुनकर लाला रुख की माँ मुस्कुराने लगी और उसका खौफ दूर हो गया। लाला रुख ने अपनी माँ से कहा। आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, उन्हें यहीं चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहां से अखरोट लेना है ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहां पर बड़े खतरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बनाकर रखूंगी और उसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर ये बड़ा
होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती। इसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। अपनी शादी का सुनकर लाला रुख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वो मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गए। इसका बाप तो वो अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसलिए वो इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लाला रुख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला, लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमली थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गए। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छांव में बैठ गए। घोड़े को इसने एक दरख्त से बांध दिया था। इसने लड़के को थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लाला रुख ने कहा, अब हम यहाँ सुकून से कुछ देर बैठते हैं, तो मुझे अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे पहुंचे। मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी हो। ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धुरा है। पहलू में शुरू से तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक दफा गांव में वबाई अमराज फूट पड़े जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस वक्त में कोई 8 साल का था। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। वो जरा जरा सी बात पर मुझे मारती थी और शाम को जब मेरा बाप घर आता तो इससे मेरी सच्ची झूठी शिकायतें करती। इन शिकायतों को सुनकर मेरा बाप गुस्से में आ जाता और मेरी पिटाई शुरू कर देता। इन्हीं हालात में सालों गुजर गए और मैं 18 साल का हो गया। एक रोज मेरी सौतेली माँ की शिकायत पर मेरा बाप इतना नाराज हुआ कि पहले तो उसने मुझे खूब मारा पीटा, फिर मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब मैं कभी इसे अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। मैं परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूं। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गया। वहां मैंने एक अजीब सा पुरस्कार सिया रंग का महल नुमा एक घर देखा। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से खाने की कोई चीज मिल जाए। मैं इस घर में दाखिल हो गया। हर तरफ सुकूत तारी था। एक कमरे में मैंने एक निहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा। वो एक पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सलाखें लगी हुई थी और उनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं उनके करीब गया तो उनमें से एक बच्चे ने सरगोशी के अंदाज में कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। अगर जादूगरनी उठ गई तो वो तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर देगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि ये जादूगरनी उन बच्चों को पकड़ कर ले आती है जो अपनी अम्मा अब्बा को बताए बगैर अपने घरों से दूर दूर घूमने फिरने निकल जाते हैं। हम भी ऐसे बच्चे थे। इस लिए इसने हमें पकड़ लिया और अपने घर ले आए। ये जादूगरनी हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है और जब काम खत्म हो जाते हैं तो हमें इस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मजे से सो जाती है। इन बच्चों की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैंने इस जेल खाने की कुंडी खोलकर सब बच्चों को आज़ाद कर दिया और उनसे कहा कि वो यहाँ से भागकर सीधे अपने घर जाएं। मैंने उन्हें यह ताकीद भी की कि आइंदा वो अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं ना जाएं। उन्होंने वादा कर लिया और खुश खुश वहां से भाग गए।
इनके जाने के बाद में भी वहां से निकलने के लिए पलटा, मगर किया देखता हूं कि वो जादूगरनी वहां आ गई है। बच्चों को जेल में न पाकर वो समझ गई कि मैंने उन्हें आजाद कर दिया है। वो गुस्से से लाल बब्बू का हो गई। इसने अपने दांत किटकिटाए और कहर भरी आवाज में बोली, तूने इन बच्चों को यहां से निकालकर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। मैं इन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी, अब वो तमाम काम मुझे खुद करना पड़ेंगे। लड़के, तुझे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जादू के जोर से बिल्कुल छोटा सा बनाकर मटर के बीज में बंद कर दूंगी, फिर इस बीज को एक डिबिया में बंद करके अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इस बीज को डिबिया में से निकालकर जमीन में बो देगा। इसमें से मटर का एक पौधा निकलेगा जिसमें एक फली लगी होगी, और इस फली में तो गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, अगर कोई नेक दिल लड़की तुझे फली से निकालकर अखरोट का हलवा बनाकर तुझे खिलाएगी तो तब ही तो अपनी असली शक्ल में आ सकेगा। जो लोग मुझे तंग करते हैं और गुस्सा दिलाते हैं, मैं उनको ऐसी ही अजीब गरीब और अनोखी सजाएं देती हूँ। ये कहकर जादूगरनी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और मुंह में कुछ पड़कर मुझ पर थूका। फिर मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। लाला रुख दिलावर की कहानी बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। कहानी खत्म हुई तो वो बोली, दिलावर, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अखरूट का हलवा बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम पर से जादू का असर खत्म हो जाए। वैसे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया है। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब इत्मीनान रखो, तुम हमारे घर में हमारे साथ ही रहना, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद वो उठी। पहाड़ के दामन में अखरोट के दरख्त थे। इसने दरख्तों से अखरोट तोड़े और दिलावर के साथ वापस घर आ गई। इसकी माँ ने खाना तैयार कर रखा था, मगर लाला रुख को जरा सी भी भूख नहीं थी। वो तो ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द अखरोट का हलवा बनाए और दिलावर को खिला दे। उसने दिलावर को जमीन पर छोड़ दिया था और वो बावर्ची खाने में भागा भागा फिर रहा था। लाला रुख ने एक छोटी सी हंडिया को धो धाकर इसमें मक्खन डालकर सूजी भूनी, फिर इसमें किशमिश, पिस्ते, खोपरा और पहाड़ पर से लाए हुए अखरोट डाले। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। थोड़ी देर में हलवा तैयार हो गया। लाला रुख ने अमरूद का एक पत्ता लिया और इसे गोल गोल काट कर एक छोटी सी प्लेट बनाई और इसमें हलवा डालकर इस पर चांदी के वर्क लगाए और प्लेट दिलावर के सामने रख दी। घर में इतना छोटा कोई चम्मच तो था नहीं कि वो इससे हलवा खा सके, इसलिए माँ रुख ने अमरूद के पत्ती के मोटे डंठल से एक छोटा सा चम्मच भी बना दिया था। दिलावर ने इस चम्मच से हलवा खाना शुरू कर दिया। हलवा बहुत मजे का था। दिलावर ने डंठल वाले चम्मच में थोड़ा सा हलवा लेकर लाला रुख को भी खिलाना चाहा। इसकी इस हरकत पर लाला रुख हंस पड़ी और बोले, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ही खाओ। लाला रुख की माँ भी वहीं बैठी थी। लाला रुख ने मुस्कुराकर इससे कहा, माँ, अब दिलावर ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं तो हैरान हूं कि दुनिया में इतने छोटे छोटे से लड़के भी होते हैं। मैं तो डर रही थी उसे मुर्गी टोंग मार कर न खा जाए या बिल्ली उसे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए ना ले जाए। लाला रुख ने अपनी माँ को दिलावर की पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक सुना दी। इसकी माँ ये तमाम बातें सुनकर दंग रह गई और दिलावर की सौतेली माँ जालिम बाप और जादूगरनी को बुरा भला कहने लगी। अचानक वो दोनों चौंक गई। खुली खिड़की से धनक के साथ रंगों की रोशनी अंदर आने लगी और दिलावर को अपने हिसाब में लेकर उसके गिर्द चक्कर काटने लगी।
ये रोशनी इतनी तेज थी कि लाला रुख और उसकी माँ की आंखें खीरा हो गई। जब रोशनी के 3 चक्कर पूरे हो गए तो इस रोशनी में से 17-18 साल का एक निहायत खूबसूरत लंबे कद का नौजवान लड़का बरामद हुआ और उसके साथ ही रंग बिरंगी रोशनी गायब हो गई। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला रुख, मैं दिलावर हूं। मुझ पर से जादू का असर खत्म हो गया है। लाला रुख ये सुनकर खुश हो गई। इसकी माँ भी हैरत भरी नजरों से दिलावर को देखे जा रही थी। वो किसी शहजादे की तरह खूबसूरत था। इतनी देर में लाला रुख का बाप भी दोपहर का खाना खाने घर आ गया। इसने दिलावर को देखा तो अपनी बीवी से इसके मुतालिक पूछा। इसकी बीवी ने सारी कहानी इसे भी सुना दी। लाला रुख के बाप को जब तमाम बातें पता चली तो वो बहुत हैरान हुआ। सबने मिलकर खाना खाया। फैसला ये हुआ कि अब दिलावर उन के साथ ही रहेगा। वो भी बखुशी राजी हो गया। जब लाला रुख का बाप दोबारा खेतों पर चला गया तो दिलावर, लाला रुख और उसकी माँ तीनों बातों में मसरूफ हो गए। दिलावर ने लाला रुख की माँ से कहा, बस अब तो मेरे दिल में एक ही खौफ है। लाला रुख और उसकी माँ उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जब इसने मजीद कुछ नहीं कहा तो लाला रुख की माँ ने पूछा, दिलावर बेटा, कैसा खौफ? यही कि आप अपनी बात न भूल जाएं। दिलावर ने झूठ मूठ की उदासी से कहा, कौन सी बात? लाला रुख की माँ ने हैरत से पूछा। वो ही बात जो अपने आज सुबह की थी कि अगर ये बड़ा होता तो मैं उसकी शादी लाला रुख से कर देती। लाला रुख तो ये सुनकर शर्मा गई, मगर उसकी माँ हंसकर बोली, जब मैंने एक बात कह दी तो कह दी, मैं इसे क्यों कर भूलूंगी। थोड़े दिनों बाद दिलावर और लाला रुख की शादी हो गई। दिलावर अब घर बार वाला हो गया था। इसको घर चलाने के लिए कोई काम तो करना ही था, इसलिए वो लाला रुख के बाप के साथ खेतों पर जाने लगा। वो बहुत मेहनती और जफाकश लड़का था। वो खेतों पर सुबह से शाम तक काम करता। पहले लाला रुख का बाप अपने खेतों में सब्जियां वगैरह ही उगाता था, मगर दिलावर ने गंदुम, गन्ना, जौ, बाजरा और मुख्तलिफ कस्मों की दूसरी फसलें भी उगाना शुरू कर दी थी, जिनको बेचकर लाला रुख के बाप को बहुत सारे पैसे मिलने लगे। कितने पैसे तो इसने जिंदगी भर नहीं कमाए थे। इन पैसों को जमा कर कर के थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर भी बना लिया और फिर सब हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।